वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आई होप पिछली क्लास आप लोगों के पास पहुंच गई होगी और पिछली क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में काफ़ी डिटेल से समझा और उसके पहले हमने सारे जितने भी क्लासिफिकेशन थे, है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर जितने क्लासिफिकेशन दिए थे वो सभी क्लासिफिकेशन हमने शुरुआत से लेकर अंत तक सभी पढ़ लिए हैं। और उनमें जो अंतिम क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो जंतु जगत का देखा था, एनिमल किंगडम का देखा था। और एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में हमने सबसे लास्ट में देखा था कि मैमल्स आते हैं, स्तनी आते हैं। और स्तनी में हमने देखा था कि जो सबसे बुद्धिमान स्तनी है, जो सबसे वयस्क स्तनी है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है मानव, वो है ह्यूमन, वो है होमो सेपियंस। तो आज इस लेक्चर से हम होमो सेपियंस या मानव का पूरा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। मानव के शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, है ना। कुल संख्या इनकी 11 है, लेकिन मुख्य तौर पर जब सारा डिटेल से अध्ययन किया जाता है तो उनकी संख्या 13 से 14 हो जाती है। तो जितने भी तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, आपका कंकाल तंत्र है, आपका परिसंचरण तंत्र है, आपका उत्सर्जन तंत्र है, आपका जनन तंत्र है ना, आपका इंटेगुमेंट तंत्र है, अंतःस्त्रावी तंत्र है, बाह्यस्त्रावी तंत्र है, लसिका तंत्र है ना, इम्यून सिस्टम है, मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र है। ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं। तो इन सभी को जब हम पढ़ेंगे तो मानव के सारे अंगों का अध्ययन डिटेल से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो पिछली क्लास मैंने आपको पाचन तंत्र की एक बेसिक क्लास दी है, एक क्या है बेसिक क्लास दी है, और उस बेसिक क्लास में जितनी भी चीज़ें पाचन तंत्र की हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से एक बार पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि उतना जानना बहुत ज़रूरी है। उसे आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर जाके आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है। और ये क्लास सारी प्राइवेट रहने, ये क्लास को मैं ओपन कर देता हूँ, पब्लिक करता हूँ, लेकिन इसके बाद जितनी भी क्लासें हैं वो सारी प्राइवेट रहेंगी, है ना। अब हम किसी भी प्रकार की क्लास को हम ओपन नहीं करेंगे। एक दो क्लास और कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो पिछली जो क्लास है उसमें हमने पाचन तंत्र के सभी अंगों को देखा और मैंने आपको बताया कि खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन उस पाचन तंत्र के लेक्चर में हमने दो चीज़ों को थोड़ा सा कम पढ़ा था। एक था आपका लीवर और एक था आपका पैनक्रियास। लीवर जिसे यकृत कहा जाता है और पैनक्रियास जिसे अग्नाशय कहा जाता है। ये दो ग्रंथियां हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल तक पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन दोनों को बहुत डिटेल से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। इनके साथ साथ मैं दो चीज़ें और आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है? वो है आपका टीथ मतलब दांत, और आपकी जीभ मतलब टंग। जीभ और टंग में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है। तो अग्नाशय और यकृत के साथ साथ मैंने जीभ और दांत को भी ले लिया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टीथ की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं। ठीक है। जो आपके दांत रहते हैं ना, ये दांत पर आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी इसका जीके है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दांतों का अध्ययन स्टडी ऑफ टीथ किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं ओडोंटोलॉजी को। किसको कहते हैं? ओडोंटोलॉजी को। बेसिकली जो दांत हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर दांत कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ एडवांस पढ़ेंगे इसलिए दांतों का हम कई प्रकार से देखेंगे। कैसा देखेंगे? कई प्रकार से देखेंगे। तो जो दांत हैं तो ये सबसे पहले 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। कैसे? आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर, कार्य के आधार पर पहले इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका गर्तदंती, दूसरा है आपका द्विबारदंती और तीसरा है आपका विषमदंती। पहला क्या है? गर्तदंती। गर्तदंती दांत का मतलब होता है दांत का ऐसा हिस्सा जो कि आपके मसूड़े में धंसा हुआ है, जिसे हम गर्त कहते हैं। और वो सारे दांत कैसे कहलाते हैं? गर्तदंती कहलाते हैं। ठीक है। गर्तदंती कौन सा भाग होगा? वो भाग है गर्तदंती
जो दांत आपके मसूड़ों में धंसा होता है नीचे, ठीक है, ये कुछ अलग प्रकार के जीवों में इनकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं, लेकिन हम ज्यादा उतना नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल मानव पे पढ़ना है। तो मानव का दांत भी मसूड़े में धंसा होता है, तो जितना धंसा है, या कुछ जीवों के पूरे धंसे होते हैं तो वो पूरा आ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं? गर्तदंती। दूसरे प्रकार होते हैं द्विवार दंती। द्विवार दंती का मतलब है कि ऐसे जीवों के दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, जो दांत जीवन में 2 बार आते हैं। तो मानव ऐसा जीव है कि मानव के सारे दांत आपके जीवन में 2 बार आते हैं, है ना। दूध के दांत आपने सुना होगा, तो दूध के दांत उगते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं जो आपके जीवन भर चलते हैं। अगर वो दांत किसी भी प्रकार से टूटते हैं तो वो दोबारा जीवन में नहीं होते। बात क्लियर है? ठीक है। तो द्विवार दंती का मतलब क्या है? 2 बार आने वाले। तो मानव ऐसा जीव है जो द्विवार दंती की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि मानव के सभी दांत जीवन में 2 बार आते हैं। कुछ जंतु और भी हैं जिनके दांत जीवन में 2 बार आते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके दांत जीवन में 1 बार आते हैं, है ना। तो इतना आपको नहीं पढ़ना, यहां हम केवल मानव की बात करेंगे। तो द्विवार दंती का मतलब क्या है? जीवन में 2 बार। अब बेसिकली देखा जाए तो जीवन में जो 2 बार दांत हैं, ये दांत आपके लगभग जो इनमें कुछ और भी प्रकार है। जैसे मैं बात करूं कि जो बच्चों के दांत हैं, है ना, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, तो दूध के दांत जो हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। और सॉरी 20 नहीं, 28 होते हैं, 28, ठीक है। 28 होते हैं, पहले ये 20 आते हैं, फिर उसके बाद और आते हैं, तो इस कुल मिलाकर 28 दांत हो जाते हैं। फिर इसके बाद 4 बुद्धि दांत आते हैं। 4 क्या आते हैं? बुद्धि दांत आते हैं, जो थोड़ी सी 20 की एज के बाद आते हैं, 20 के बाद की एज में आते हैं। तो इस तरीके से 28 और 4 ये क्या हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, है ना। ये प्रोसेस 20 साल के पहले ही हो जाती है। 20 साल के पहले ये सारे दांत टूट जाते हैं, टूट के नए आ जाते हैं जो 28 कहलाते हैं। और 28 के बाद 4 दांत और आते हैं, तो कुल मिलाकर 28 और 4 32 हो जाते हैं, ठीक है। यहां मैंने लिख भी दिया है। और इसके अलावा गर्तदंती, द्विवार दंती, और इसके बाद एक और है विषम दंती। अब इस विषम दंती का मतलब क्या है? विषम दंती का मतलब है कि दांतों का जो प्रकार है उसकी संख्या के आधार पर उसको डिवाइड करना, जो कि सामान्य तौर पर आपको पता होगा। सबसे पहले होते हैं आपके इंसीजर। कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आपका प्रकार है विषम दंती, देखो यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो विषम दंती में जो पहला प्रकार है वो आपका पहला है आपका कैनाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। कैनाइन के बाद है आपका इंसीजर को कहा जाता है आपका रदनक। और तीसरा प्रकार है आपका मूलर को कहा जाता है अग्र चबर्णक। और चौथा प्रकार है आपका प्रीमूलर, इन्हें कहा जाता है चबर्णक, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके जो आपके दांत दिख रहे हैं। देखो प्रकार मैंने आपको 3 बता दिए हैं, तो वो 3 प्रकार आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। उनमें से जो अंतिम टाइप है विषम दंती हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट टीथ टाइप जो है, इसमें ये 4 टाइप आते हैं, और यही टाइप मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। कि इनमें से कौन सा दांत विषम दंती है, कौन सा दांत, आपने आपके दांत देखे होंगे, लेकिन आपको आज तक ये पता नहीं होगा कि कौन सा विषम दंती है, कौन सा आपका मतलब कृदनक है, कृंतक है, चबर्णक है और अग्र चबर्णक है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर ये जो 4 प्रकार हैं, इस 4 प्रकार में से 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8। और ये 8 मिलकर पूरे कितने हो जाते हैं? 8 चौको 32 दांत हो जाते हैं। बात क्लियर है? तो जो आपके सामने के दांत दिख रहे हैं, ये जो बड़े वाले सामने के दांत दिख रहे हैं, ये सामने के दांत कहलाते हैं कैनाइन, जिन्हें हम हिंदी में कृंतक कहते हैं। ये सामने वाले जो बड़े दांत रहते हैं, है ना, 4 ऊपर रहते हैं, 4 नीचे रहते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? कृंतक। इन कृंतक के बाद यहां साइड में जो नुकीले टाइप के होते हैं, जो काटने का काम करते हैं। देखो इनका काम क्या है? इनका काम है काटना,
इनका सामने वाले का काम है काटना, और ये जो बगल वाले हैं नुकीले दांत, ये क्या करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। ये क्या करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, है ना। जो नुकीले होते हैं उनको इंसीजर कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, हिंदी में रदनक कहा जाता है। आप इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि इंसीजर इंग्लिश का नाम है लेकिन हिंदी में भी लिख के आ जाता है। तो नुकीले दांत क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं, और ये आपका काटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद और पीछे ये भी 8 होते हैं, फिर उसके पीछे और होते हैं मूलर, उसके पीछे, इनके पीछे होते हैं मूलर, है ना, मूलर, जिन्हें अग्र चवर्णक कहा जाता है, और अंतिम होते हैं प्रीमूलर, जिन्हें चवर्णक कहा जाता है। और इसे सामान्य भाषा में इन दोनों को हम डाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाढ़, है ना। जो चवर्णक और अग्र चवर्णक है, ये पीसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पीसने का काम। जो आपने खाना चीड़ फाड़ के खाया, काट के खाया, और उसको ये पिछले वाले दांत पीस देते हैं, क्योंकि ये चौड़े होते हैं। तो ये 4 प्रकार कुल मिलाकर 8 दांत, और ये टोटल 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर दांत के सारे टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है। बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो आपको पता है सामने वाला दांत निकलता है। और सामने वाला दांत क्या कहलाता है, कैनाइन। क्या कहलाता है, कैनाइन कहलाता है। आपका इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कृंतक कहलाता है ना। कैनाइन या कृंतक सबसे पहले बच्चों में दांत निकलता है। लेकिन कभी कभी कैनाइन ऑप्शन में नहीं होता, तब आप क्या लगाएंगे, नेटल टीथ। क्या लगाएंगे, नेटल टीथ या नेटल दांत, है ना। तो ये बच्चों में सबसे पहले निकलता है नेटल टीथ, है ना। नेटल टीथ थोड़ा सा वास्तविक दांत से अविकसित दांत होता है, जिसमें थोड़ा सा मांसल भाग, या कह सकते हैं हम कार्टिलेज टाइप का होता है ना। बोन और कार्टिलेज में आगे समझाऊंगा आपको। तो मांसल होता है, ये वास्तविक दांत नहीं है। तो कहीं कहीं नेटल टीथ भी लिखा है, तो आपको बनना चाहिए। ये बच्चों में सबसे पहले निकलता है नेटल टीथ, और अगर ऑप्शन में रहे तो आपको क्या लगाना है, कृंतक या कैनाइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। कभी कभी दंत सूत्र पूछ लेता है, दंत सूत्र पूछ लेता है। तो सबसे पहले दांत मैंने आपको क्या बताया था, कृंतक। तो कृंतक कितने होते हैं, 2। कैनाइन, सॉरी इंसीजर 1, और फिर आपका अग्र चवर्णक 2, और फिर आपका 3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कृंतक कितने होते हैं, 2। रदनक कितना होता है, 1। अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 2, और चवर्णक कितने होते हैं, 3। इस तरीके से ये पूरा एक सेक्शन तैयार होता है। ठीक है, कैनाइन, इंसीजर, मूलर, प्रीमोलर। कैनाइन अगर 2 हैं तो इंसीजर 1 होगा, मूलर 2 होंगे, और प्रीमोलर 3 होंगे। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं आप, ये मैं दांतों का एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि अगर दांत ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ऐसे मिलकर 2 और 1 3, और 2 5, और 3 8 दांत हो जाएंगे। ठीक, बात क्लियर है। सही प्रकार यही है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 8 8 8 8 4 होते हैं, तो वो उतना गलत है, वो सही तरीके से नहीं माना जाता। सही तरीके से ये होता है, और इसी को कहा जाता है दंत सूत्र। इसी को कहा जाता है दंत सूत्र। अगर आपके सामने वाले दांत 2 हैं तो ये 1 रहेगा, सामने वाले दांत अगर 4 हैं तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाले 2, नुकीला 1, है ना, आगे वाले अग्र चवर्णक 2, और पिछले वाले 3, इस तरीके से कुल मिलाकर 8 हो जाते हैं। और ये 8 4 प्रकार के होते हैं, इसी कारण इन्हें हम 32 कहते हैं। इसी प्रकार से हम इन्हें 32 कहते हैं। और बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, है ना, वो 28 तो होते हैं, लेकिन सही तरीके से उनको 20 माना जाता है। बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, है ना, वो 28 बाद में निकलते हैं, लेकिन उन्हें में सबसे पहले जो होते हैं वो 20 माने जाते हैं दंत सूत्र के आधार पर, जिनका सूत्र क्या है, 2 1 0 2 = 5। कैसे, सामने वाले दांत कितने निकलते हैं बच्चों में, 2, फिर बगल में नुकीला कितना निकलता है, 1, लेकिन सामने वाली जो डाढ़ है वो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन पीछे वाली डाढ़ में 2 होते हैं। तो 2 और 1 3, और 2 5, ये 5 होते हैं, और 4 प्रकार के होते हैं, तो 5 चौको 20। इस तरीके से दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, उसके बाद फिर 28 निकलते हैं, और 4 और निकलते हैं, है ना, सबसे लास्ट में। इस प्रकार से कुल मिलाकर इनकी संख्या 32 हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको दांतों से पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम दांतों के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि दुनिया में या विश्व में सबसे ज्यादा दांत किस जीव के अंतर्गत होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दांतों वाला जीव कौन सा है, तो उसका नाम है ग्यार्ड। क्या नाम है, ग्यार्ड आर्माडिलो। क्या नाम है,
गियांड आर्माडिलो, और इसमें लगभग 100 प्लस दांत होते हैं। क्या होते हैं? 100 प्लस दांत होते हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहता, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहता, तब आप एक मछली का नाम लगाएंगे जिसका नाम है स्पिनर डॉल्फिन। क्या नाम है? स्पिनर डॉल्फिन। या कभी देखो ऐसा भी आ सकता है, स्थलीय आपसे पूछ ले तब आपको ये लगाना है गियांड आर्माडिलो जिसमें 100 प्लस दांत होते हैं। लेकिन जलीय जीव आपसे पूछे तब आपको क्या लगाना है? स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन में लगभग 257 प्लस दांत होते हैं, 257 प्लस दांत होते हैं, और ये विश्व में सबसे ज्यादा दांत हैं। स्पिनर डॉल्फिन में विश्व में सबसे ज्यादा दांत हैं। अगर स्पिनर डॉल्फिन ऑप्शन में ना रहे तो ये रहेगा, और दोनों अगर ऑप्शन में रहे हैं तो फिर वो जलीय और स्थलीय करके पूछेगा, तो स्थल में आपको ये लगा देना है, जलीय में ये लगा देना है, क्योंकि आपको पता है कि डॉल्फिन पानी में रहती है और डॉल्फिन एक मछली है जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का घोषित कर दिया गया है, जिसे सूस के नाम से जाना जाता है, और डॉल्फिन मैन के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन में जलीय जीव है जिसमें सबसे ज्यादा दांत होते हैं। लेकिन कौन सी डॉल्फिन? स्पिनर डॉल्फिन, है ना। ये अलग अलग प्रजातियां होती हैं, वंश और प्रजाति। ये मैं आपको पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस के समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से सर बोलो, फिर हम आगे करते हैं। अब मैं आपको दांत के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताने वाला हूं। यहां तक तो ये सामान्य बात थी जो लगभग सभी लोग जानते हैं। अब हम और डिटेल से, यहां देखो, यहां ये दांत का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस तरीके से आपका क्या होता है? दांत होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है? दांत होता है। दांत में जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये दांत में ये सबसे ऊपर वाला भाग है, इसे कहते हैं एनिमल। देखो इसका स्ट्रक्चर, आपको ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए हैं एक एक करके। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप सबसे ऊपर लिखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि दांत का सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है, तो क्या लगाएंगे आप? एनिमल, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको रटना नहीं पड़ता। ये ऊपर दिख रहा है तो ऊपर होगा। ठीक है, तो एनिमल लिखेंगे। एनिमल के सामने थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, उसमें लिखेंगे एनिमल क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग है। ये ऊपर आप लगाएंगे, इस पर थोड़ा सा डैश करके यहां लिख लेंगे एनिमल। तो एनिमल क्या है? सबसे ऊपरी भाग है। पहली चीज, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला सबसे ऊपरी भाग क्या है? एनिमल। किसका बना है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना है। फिर आपसे पूछेगा दांतों का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? दांतों का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? तब भी आप क्या लगाएंगे? एनिमल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दांत को आप देखते हैं तो दांत के ऊपर आपको दांत चमकदार दिखाई देता है, लेकिन दांत जब थोड़ा सा खुरच जाए या दांत में थोड़ा सा छेद हो जाए तो अंदर आप देखते हैं दांत काला काला दिखने लगता है, मतलब अंदर उतनी चमक नहीं होती। चमकीला भाग कौन सा होता है? ऊपर। तो चमकीला भाग में भी आप क्या लगाएंगे? एनिमल। फिर आपसे पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? संपूर्ण शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो लोग जल्दी जल्दी में हड्डी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हड्डी लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि यार हड्डी सबसे ज्यादा कठोर है, लेकिन ये गलत बात है। हड्डी तो थोड़ी बहुत मुलायम रहती है क्योंकि उसमें बोन मैरो भरा होता है, क्योंकि उसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन दांत जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट का प्योर बना होता है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। और दांत में भी सबसे कठोर भाग क्या है? एनिमल है। और एनिमल ऐसा भाग है जो कि पूरी बॉडी का सबसे कठोर भाग है। शरीर के संपूर्ण अंगों को उठाकर देख लीजिए और एनिमल को उठा के देख लीजिए तो सबसे कठोर आपको एनिमल मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का एनिमल ये कमजोर हो जाता है और दांत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा, पहले आप डायग्राम को समझिए। तो सबसे पहले क्या है? एनिमल पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कई बार क्वेश्चन कि एनिमल के बाद या दांत के ऊपरी भाग के बाद का भाग क्या कहलाता है? तो ये दूसरे नंबर का जो भाग है ये कहलाता है डेंटिन। ये क्या कहलाता है? डेंटिन। बात क्लियर है? ये क्या कहलाता है? डेंटिन। और डेंटिन क्या है? दांतों का दूसरा भाग है। दूसरा भाग है और ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, ये दांत का सबसे कठोर भाग है। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कभी भी आपसे पूछे कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है तब आप एनिमल लगाएंगे, लेकिन आपसे पूछे कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है तब आप क्या लगाएंगे? डेंटिन लगाएंगे। तब आप क्या लगाएंगे? डेंटिन लगाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आता है और आप फंस जाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका भी यही दांत का भी कठोर भाग एनिमल दिया रहता है, कई बुकों में मैंने देखा है, लेकिन उसमें एनिमल नहीं, वहां पर डेंटिन सही आता है। ठीक है,
इस डेंटिन के नीचे यहां ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पल्प। ये क्या कहलाता है? पल्प। अब आप कहेंगे पल्प क्या है? तो पल्प ये है मांसल भाग होता है। मतलब यहां तक कठोर भाग चल रहा था, लेकिन यहां से क्या होता है, यहां से मुलायम भाग शुरू हो जाता है जिसे हम पल्प कहते हैं। और ये थोड़ा मांस का बना होता है ना। और इसी मांस से क्या जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। इसके बाद आपको यहाँ तंत्रिकाएं दिख रही हैं, और ये सीधी तंत्रिकाएं जो हैं ये आपके मसूड़ों में चली जाती हैं, और मसूड़ों से होती हुई ये तंत्रिका आपके ब्रेन में चली जाती हैं। और ब्रेन में एक छोटा सा भाग होता है, आपके मस्तिष्क में एक छोटा सा भाग होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से तंत्रिकाएं जुड़ जाती हैं। तो जैसे ही आप खाने में कुछ खाते हैं और आपके दांत में टच होता है तो ये किसको पता चलता है? मेडुला ऑब्लांगेटा को। ब्रेन को तो पता चलता है, लेकिन ब्रेन में किसे? मेडुला ऑब्लांगेटा को। बात क्लियर है? कहीं कहीं इसका नाम मेडुला ऑब्लांगेटा भी लिखा रहता है ना। अब कभी कभी पूछा जाता है कि दांत का मांसल भाग कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे? पल्प। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि दांत का वह भाग कौन सा है जो रूट कैनाल में धंसा होता है। दांत का वह भाग कौन सा है जो रूट कैनाल में धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा है, तो उसको कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूड़े की मजबूती का कारण क्या है? मसूड़े की मजबूती का कारण क्या है? तब क्या लगाएंगे आप? सीमेंटम। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मसूड़े की मजबूती जब पूछता है ना, तो कुछ लोग इसमें भी एनिमल लगाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार दांत का सबसे कठोर भाग एनिमल है, तो एनिमल ही मजबूती देगा। लेकिन आप बात को समझो, एनिमल केवल दांत के ऊपरी भाग में है, मसूड़े में नहीं है। मसूड़े के अंदर जो जड़ जाती है उसे हम सीमेंटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। तो जो रूट कैनॉल है, दांत की जो रूट कैनॉल है वो अंदर मसूड़े में जाती है, उसको सीमेंटम कहा जाता है। और यही सीमेंटम मसूड़े की मजबूती का कारण है। अगर आपका सीमेंटम कमजोर हो गया तो यहां से आपका रूट कैनाल ढीला हो जाता है और दांत आपके हलने लगते हैं और दांत फिर गिर जाते हैं और आप अजीब से दिखने लगते हैं। फिर आप ब्रश भी नहीं कर पाते, है ना। फिर आपका मंजन भी कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एनिमल की वजह से कभी दांत नहीं गिरता, डेंटिन की वजह से कभी दांत नहीं गिरता, पल्प की वजह से दांत कभी नहीं गिरता, है ना। एनिमल आपका खूब मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमेंटम कमजोर हो गया तो दांत गिर जाता है। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि दांत आपका हलता है और दांत निकल आता है, और दांत जब आप हाथ में रख के देखते हैं तो आपको लगता है यार कि दांत तो बहुत बढ़िया है, दांत में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना ही उसमें छेद दिखाई देता है, ना ही वो काला दिखाई देता है, बढ़िया अच्छा दांत रहता है, मजबूत। जैसे दूध वगैरह के दांत गिरते हैं, हलने लगते हैं और गिर जाते हैं, और आप देखते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं वो, और फिर उनको आप कहीं भी छोड़ देते हैं हरी भरी झाड़ियों में, है ना, या फिर घर के ऊपर रख देते हैं। बात समझ में आ रही है। चूहे के बिल में भी डालते हैं कुछ ताकि दांत अच्छे हों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो याद रखें, दांत गिरते किससे हैं? सीमेंटम से, क्योंकि सीमेंटम ही मसूड़े की मजबूती प्रदान करता है। और इस सीमेंटम के भी नीचे जो है उसे क्या कहते हैं? रूट कैनॉल। इसी रूट कैनॉल से ऐड रहता है, रूट कैनॉल से ऐड रहता है। किए कौन रहता है? सीमेंटम किए रहता है। बात क्लियर है। अब मैं इसकी कुछ एक बेसिक प्रोसेस समझाता हूं। होता क्या है कि कुछ बच्चे थोड़े से गंदे किस्म के होते हैं और वो अपना उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, तो उनने क्या है कि रात में अच्छा बढ़िया खाना खाया, है ना। खाना खाने के बाद उन्होंने दांतों को साफ आप नहीं किया, है ना, ठीक ठाक से कुल्ला उल्ला नहीं किया, तो फिर वो खाना जो है वो यहाँ भर जाता है, यहाँ खाना भरा रह गया। ठीक है, तो रात भर में ये खाना धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। फिर इस पर बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया का नाम है एंटमीबा जिंजीवेलस। ठीक है, तो एंटमीबा जिंजीवेलस आ गया, है ना। इसके अलावा और भी कोई जीवाणु आ सकता है। तो इस भोजन को वो खाने लगता है, सड़ा देता है। जब इस भोजन को सड़ा देता है तो फिर यहाँ से आपको जो एनिमल है, फिर एनिमल को भी खाने का काम करता है जिंजीवेलस। तो जिंजीवेलस इसको भी खाने लगता है और ये आपका एनिमल को यहाँ से ब्रेक कर देता है। एनिमल ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो कीड़ा है, जिसे हम सामान्य भाषा में कीड़ा कहते हैं, वो फिर कीड़ा आपको डेंटिन तक पहुंच जाता है। यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो, ये खाना भरा है, खाना के बाद इसने इस एनिमल को तोड़ दिया, फिर ये डेंटिन में पहुंच गया और डेंटिन में पहुंच गया और डेंटिन को भी पूरा खा गया।
तब भी आपको पता ही नहीं है, तब भी आप कुल्ला कर ही नहीं रहे, मुंह साफ कर ही नहीं रहे। कुछ गंदे बच्चे रहते हैं, है ना, जो राजश्री वगैरह खाते हैं, वो ब्रश कभी करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से उनका जब ब्रश नहीं करते तो वो जिंजीविवल्स लगातार जाता रहता है और डेंटिन तक खा जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरिया पल्प पर पहुंचता है, पल्प पर पहुंचता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं और उनको एहसास होने लगता है। और एहसास क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पल्प से तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है। और जैसे ही इस पल्प में जिंजीविवल्स पहुंचता है और आप तुरंत घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर डॉक्टर आपको सेंसडाइन वगैरह है ना, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि पल्प में आपका कीड़ा जा चुका है और पल्प से आपका पूरा नर्वस सिस्टम ऐड है और ये नर्वस सिस्टम सूचना देता है ब्रेन को, और ब्रेन में उपस्थित है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो रिस्पॉन्स देता है कि अब आप डॉक्टर के यहाँ चलो। ठीक है, तो फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं। तो यहां से जो ये छेद हुआ है, ठीक है, ये जो छेद हुआ है और यहां तक ये जो कीड़ा पहुंच गया है ना, इसी को हम कहते हैं क्या? पायरिया। इसी को हम क्या कहते हैं? पायरिया। और कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पायरिया है वो किससे होता है? आपका एंटमीबा जिंजीविवल्स से। तो एंटमीबा जिंजीविवल्स एक प्रोटोजोन्स है और ये प्रोटोजोन्स आपके दांत में जाकर आपके दांत की एनिमल को ब्रेक कर देता है, डेंटिन को ब्रेक कर देता है और एक क्या बनाता है? एक आपके दांत के अंदर कैविटी बना देता है। क्या बना देता है? कैविटी बना देता है। फिर एक कैविटी हमें काली काली दिखाई देने लगती है और दांत में आपका छिद्र हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका क्या करता है? आरसीटी करता है। आरसीटी का मतलब क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है और अवतल दर्पण लेता है और अवतल दर्पण से छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं और एंटमीबा जिंजीविवल्स उसको बड़ा दिखाई देने लगता है और डॉक्टर उसको पहचान जाता है और फिर बहुत सारी मेडिसिन देकर उसको वो खत्म कर देता है और फिर इसमें वो कुछ पदार्थ भर देते हैं ऐसा जिससे वो दांत पूरा कवर हो जाता है और आप बढ़िया स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। तो आई होप अब यहां तक आपको दांत में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद आप दांत में किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा कहीं से भी पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि दांत में अब अभी हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। दांत के बाद अब हम बात करते हैं जीभ की। ठीक है, टंग की, है ना। टंग जो है ये हमारे शरीर का मांसल भाग है ना। कैसा भाग है? मांसल भाग है। और इसमें जीभ में लगभग 4500 प्लस 4500 प्लस बड्स होती हैं। बड को हिंदी में कलिका कहते हैं। बड को हम क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। तो आपकी जीभ में 4500 प्लस कलिकाएं होती हैं और यही कलिकाएं स्वाद लेने का काम करती हैं और इन्हीं कलिकाओं को हम स्वाद ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। कुछ बुकों में जीभ के बारे में अलग अलग बातें लिखी रहती हैं, लेकिन आज मैं सही से बताऊंगा, है ना। पिछली बार मैंने भी आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से समझाया था कि सामने वाला जो भाग है ये मीठा कहलाता है। मीठा नहीं कहलाता, मतलब मीठी चीजों को आप खाएंगे तो यहां अगर टच करेंगे सामने वाली जीभ में तो मीठे का स्वाद आएगा, यहां पीछे मीठे का स्वाद नहीं आता। जीभों में भी क्या है? जीभ में स्वाद बटे हैं। जैसे आपके शरीर में आंखों का काम है देखना, दांतों का काम है चबाना, पेट का काम है पाचन करना, हाथों का काम है काम करना, पैरों का काम है चलना, वैसे जीभ में भी काम बटे हैं। सामने वाली जीभ क्या करेगी? मीठे के स्वाद को आपके ब्रेन तक पहुंचाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरा भाग खट्टा होता है और अंतिम भाग कड़वा होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यही सिस्टम है, लेकिन आज मैं आपको और डिटेल से इस जीभ का क्लासिफिकेशन करूंगा, है ना। सामान्य तौर पर जो आपकी जीभ है उसे 5 प्रकार से बांटा है। सामान्य तौर पर जीभ को 5 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला भाग सामने वाला होता है, दूसरा भाग ये होता है, तीसरा भाग ये होता है और चौथा भाग ये होता है। चलो इसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं ताकि आपको पिछली क्लास का जो डाटा है उसमें दिक्कत ना हो। नहीं बन पा रहा डायग्राम। इस तरीके से, ठीक है। वास्तविक तौर पर जो जीभ है वो इस तरीके से क्लासिफाइड रहती है 5 भागों में।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब आप कहेंगे आपने ये 2 खाने छोड़ दिए, तो ये 2 खाने मैंने छोड़े नहीं हैं। एक्चुअल में एक भाग ये पूरा है, उसी तरीके से ये वाला भाग पूरा 2 है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भाग 2 है, और यहां से यहां तक ये जो भाग है ये पूरा 3 है। ये 3 है और इस तरफ का भी ये 3 है, और सबसे लास्ट वाला भी भाग जो है वो 4 है। और बीच में भी एक छोटा सा भाग बनता है, बिंदु, केंद्र बिंदु, जिसे हम 5वां भाग कहते हैं, है ना, जो सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते, है ना। तो बुकों में बस ये दिया रहता है कि सामने वाला भाग मीठा है, फिर उसके बाद खट्टा है, फिर उसके बाद पीछे कड़वा है, ठीक है, और साइड में नमकीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। आज आपको मैं सही से बताऊंगा कि सही डाटा क्या है, ठीक है, सही डाटा क्या है, आज आपको मैं बहुत सही तरीके से समझाऊंगा। थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है, इंक डाल लेते हैं, क्योंकि अभी इस लेक्चर में बहुत कुछ बचा है। तो आज हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको पहली बार पता चला होगा कि जीभ में भी 5 प्रकार होते हैं। अभी तक आपने 3 प्रकार देखे होंगे, लेकिन आज मैंने सारे बता दिए हैं। तो सामने वाला भाग जो है ये मीठा ग्रहण करता है, मतलब मीठे का स्वाद देता है। कहते हैं ना जीभ आपकी लपलपा रही है, तो सामने वाला भाग ही लपलपाता है जो मीठे का स्वाद ग्रहण करता है। ये जो बाजू वाला भाग है ये खट्टा करता है। दूसरा नंबर का जो भाग है ये खट्टे स्वाद को देता है। एक बात याद रखना, इस तरफ भी ये खट्टा होगा और इस तरफ भी ये खट्टा होगा, क्योंकि दूसरा यहां से यहां तक फैला है, ठीक है। तीसरा भाग ये है, ये नमकीन ग्रहण करता है, ये नमकीन ग्रहण करता है। और सबसे पिछला जो भाग है ये कड़वा ग्रहण करता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा, है ना, कि जीभ में अगर आप गोली वोली को, टैबलेट को रख के खाते हैं, तो टैबलेट को अगर आप सामने रख के खाते हैं, तो जब तक टैबलेट सामने रखी है आपकी जीभ पर, तब तक आपको वो टैबलेट कड़वी नहीं लगती। लेकिन जब आप थोड़ी सी पानी पी के उसे अंदर करते हैं और जब यहाँ टैबलेट जाती है तो आपको बहुत ज्यादा कड़वा स्वाद देने लगती है। तो जीभ में सबसे लास्ट भाग क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ये 4 भाग हैं। और 5वां भाग और होता है बीच में, ये बीच में, जिसमें नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता। आपके बीच, जीभ के बीचों बीच का जो भाग होता है, यहां किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता, ये स्वादहीन भाग होता है। तो इस तरीके से हमारी जीभ में 5 भाग होते हैं, है ना, जो लगभग अलग अलग स्वादों को ग्रहण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जीभ भी हमने यहां पर पूरा पढ़ लिया है। जीभ के बाद हम पढ़ेंगे, जीभ के आसपास कुछ लार ग्रंथियां होती हैं। जीभ के आसपास क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। तो कुछ हम लार ग्रंथियों को भी यहां पर देख लेते हैं, है ना, क्योंकि जीभ को जब पढ़ेंगे तो लार ग्रंथियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीभ, जब लार ग्रंथियों को, एक चीज और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोट करके लिखिए। कई बार पूछा जाता है कि माउथ में भोजन प्लस लार, भोजन प्लस लार के बाद भोजन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है ना। जैसे मैंने बताया था कि आमाशय में जो भोजन मिल जाता है, आमाशय में मिला हुआ भोजन कायम कहलाता है। आमाशय में मिला भोजन कायम कहलाता है, और आंतों में मिला भोजन कायल कहलाता है। उसी प्रकार से मुंह में लार से मिला भोजन बोलस कहलाता है, और जब आप उसको मिलाते हैं तो ये बोलस प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये मार्केट में नया क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बोलस, कायम और कायल, है ना, ये तीनों कहाँ होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो भोजन को मैं आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लास में, जो हमारी पेड प्राइवेट क्लास है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, पूरा डिटेल से प्रोटीन पढ़ा दिया है, फैट पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है, विटामिन पढ़ा दिए हैं, पूरा भोजन पढ़ा दिया है। तो भोजन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बस आपको लार समझना है, तो आज मैं आपको लार पढ़ाऊंगा, लार ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और पिछली जो क्लास है पाचन तंत्र की, वो हमारी पब्लिक है, इस क्लास को भी हम पब्लिक करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता चले कि अब हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हमारा एक बेसिक लेवल का जो वीडियो है वो आपको पहुंच चुका है। उस बेसिक लेवल की वीडियो को आप देखिए, जो डाइजेशन सिस्टम के बारे में है। और उसके बाद
ये जो वीडियो है इसमें थोड़ी सी बहुत बड़े लेवल की चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तक आपने ये सारी चीजें कभी ना देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी। बेसिक चीजें तो लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। तो लार ग्रंथि जो है, सामान्य तौर पर लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 600 प्लस होती हैं। कितनी होती हैं? 600 प्लस लार ग्रंथियां होती हैं। 600 प्लस लार ग्रंथियां छोटी छोटी यहां पर पूरे मुंह में फैली रहती हैं। एक बात याद रखना, लार ग्रंथियां कभी जीभ पर नहीं होती। लार ग्रंथियां कभी जीभ पर नहीं होती। तो फिर क्या होता है? जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, वर्ड्स होती हैं, टेस्ट वर्ड्स होती हैं जीभ पर। लेकिन जो आगे पीछे का भाग है जिसे हम तालू कहते हैं, है ना, ये गाल वाला भाग है, ये जबड़े के नीचे भाग है, ये ऊपर भाग है यहां अंदर, तो वहां स्वाद ग्रंथ, वहां लार ग्रंथियां होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है पैरोटिड। पहला प्रकार क्या है? पैरोटिड। दूसरा प्रकार है आपका सबलिंगुअल। दूसरा प्रकार है आपका सबलिंगुअल और तीसरा प्रकार है आपका सब मैक्सिलर। तीसरा प्रकार आपका क्या है? सब मैक्सिलर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली लार ग्रंथि कौन सी है? आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि कहां होती है? कान के पास। देखो ये कान है, कान के अंदर वाला भाग है, ये आपके मुंह में खुला हुआ है, अंदर मुंह में अंदर खुला हुआ है ना, जो किसको कहलाती है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि कान के पास होती है। फिर होती है आपकी सबलिंगुअल और आपकी सब मैक्सिलर। सबलिंगुअल और सब मैक्सिलर इस जबड़े के ऊपर होती है। ये जो जबड़ा दिख रहा है ना, इस जबड़े जौ के ऊपर जो ग्रंथि अंदर की ओर खुली है जीभ में, ये देखो, ये जीभ की जो निचला वाला भाग है यहां, ये नीचे यहां जो ग्रंथि होती हैं वो सबलिंगुअल और सब मैक्सिलर होती हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो अब लार ग्रंथि में क्या होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि या लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है ना, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। अलग अलग पुस्तकों में 6.5 से 7 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 6.5 से 7.4 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 6.5 से, है ना, 6.9 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन 7.4 को क्रॉस करके दिया होगा और एक पॉइंट आपका 7.3 के नीचे दिया होगा। तो वो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और इनके बीच में जो भी हो वो सही होगा। बेसिकली जो एवरेज है, एवरेज जो हमारा लार का पीएच है वो 6.5 से, मतलब 6.4 से 7.4 के बीच होता है। ये सबसे सही डाटा है। 6.4 से 7.4 के बीच में हमारा लार का पीएच मान होता है, ठीक है। तो यहां तक ये बात हो गई। अब आप कहेंगे कि लार एक्चुअल में है क्या? लार ग्रंथि आपने बता दी, हम समझ गए। लार ग्रंथियों के प्रकार आपने बता दिए, हम समझ गए। लार ग्रंथियों की संख्या आपने बता दी, 600 प्लस है, समझ गए। लेकिन ये लार है क्या? वो लार बनती कैसे है? तो बेसिकली देखा जाए तो लार जो है इसमें 99% जल होता है। जो लार है आपकी, लार में 99% जल होता है। और जल को मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा इस पर एक टॉपिक में बना चुका हूं जिसमें जल से कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। 1%, 99 + 1 = 100। 1% भाग जो है इसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। कैल्शियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। अब आप कहेंगे कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है? तो ये तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। और ये तत्व इस वाटर के साथ मिलकर, ये तत्व इस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। एक बात याद रखना, हार्मोन नहीं बनाते। आपकी लार ग्रंथि से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता। आपकी लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और जब ये कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके अलग अलग एलिमेंट जब H2O के साथ मिलते हैं तो एंजाइम बनाते हैं। और एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन से बनता है क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके बॉडी में सर से लेकर पैर तक जितनी भी चीजें बनी हैं वो प्रोटीन से ही बनती हैं। आपके बाल प्रोटीन से बने हैं, त्वचा प्रोटीन से बनी है, आंखें प्रोटीन से बनी हैं, नाखून प्रोटीन से बने हैं, हृदय प्रोटीन, सब कुछ प्रोटीन का है। सब कुछ प्रोटीन का है तो एंजाइम भी प्रोटीन का ही होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है।
अब जब ये मिलकर ये 99 प्लस 1 मिलकर 100 एंजाइम बन गया, तो ये एंजाइम कौन कौन से हैं? तो कुछ एंजाइम को मैं नाम लिखता हूं, है ना। सबसे पहला एंजाइम है आपका टाइलिन। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो जीम में। ठीक है, टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? जीम में। करता क्या है, तो जो आप खाना खाते हैं, जो आप भोजन करते हैं, उस भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? ये भी भोजन को तोड़ता है। ठीक है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। तीसरा होता है आपका माल्टेज। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम करता है। माल्टेज है तो माल्टोज में बदल देगा। ठीक है। चौथा आपका होता है म्यूसिन। क्या होता है? म्यूसिन क्या करता है? बैक्टीरिया, जीवाणु आपके खाने में चलेगा तो उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर देता है ना। टाइलिन भोजन को पचाता है, लाइसोसोम भी पचाता है, और आपका माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, मतलब भोजन का पाचन करता है। लेकिन म्यूसिन जो म्यूसिन है, ये आपके भोजन में चिकनाहट पैदा करता है। चिकना या लिरबिराहट जो होती है, ताकि गले में आपका भोजन फंसा नहीं, है ना। म्यूकस, आपको पता है ना, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। म्यूकस का मतलब चिपचिपा पदार्थ। तो जो आपकी लार में चिपचिपाहट होती है, वो म्यूकस मतलब म्यूसिन एंजाइम से बनी होती है। म्यूकस जैसा म्यूसिन एंजाइम से बनी होती है ना। और ये जो लाइसोजाइम है, इसी की भांति एक और होता है ना, पॉलीसैकेरेडेज। लाइसोजाइम और पॉलीसैकेरेडेज ये आपके जीवाणु को नष्ट करते हैं। लाइसोजाइम और पॉलीसैकेरेडेज आपके जो जीवाणु खाने में है उनको नष्ट करते हैं। वैसे तो ये भी सहायक होते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको लार, जीभ, दांत के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। लार क्या है, लार कहां से निकलती है, कितनी ग्रंथियों से निकलती है, काय से बनती है ना। सब कुछ हमने A to Z यहां पर देख लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लीवर और पैनक्रियास की। आज का लास्ट, लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है, और व्यापम इसे जिगर कहकर पुकारता है। जिगर कहते ना, आपका कितना बड़ा जिगरा है ना। तो याद रखना है, जिगरा या जिगर हृदय को नहीं कहा जाता। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हृदय को कलेजा कहते हैं। ठीक है, तो हृदय जो है वो अलग चीज है, और लीवर जो है वो जिगर कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, अब मैं जितनी भी चीजें बोलूंगा मुझे जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा, आप हेडिंग डालेंगे यकृत, और 1 by 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पॉइंटेड करके लिखते जाएंगे जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, है ना। एक लाइन एक छोड़कर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैं शॉर्ट में लिखूंगा। लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिग ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी लीवर है। दूसरा, यह ग्रंथि 2 पालियों से बनी होती है। 2 पालियों से बनी ग्रंथि आपसे अगर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? लीवर है। 2 पाली मतलब 2 पिंड, है ना। 2 पिंड भी लिखा सकता है, 2 पाली भी लिखा सकता है, 2 लोब भी लिखा सकता है, 2 पार्ट भी लिखा सकता है। तो 2 पार्टों से बनी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी है? लीवर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? लीवर ग्रंथि है, जो 2 पार्ट या 2 लोब या 2 पिंडों से मिलकर या 2 पालियों से मिलकर बनी होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, लीवर का जो वजन है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। मतलब 1.5 से 2 किलो का ये लीवर वजनदार होता है। 1.5 से 2 किलो का इसका क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लिख लिया आपने। यह बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। अब आप कहेंगे ये क्या है? बाह्य स्त्रावी का मतलब होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन है। अब आप कहेंगे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या है? तो आगे जब हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मैं बता दूंगा। बेसिकली बाह्य स्त्रावी का मतलब जो नलियों द्वारा अपने एंजाइम को, अपने जूस को रक्त में नहीं बल्कि शरीर में छोड़ते हैं, तो वो बाह्य स्त्रावी हैं। और जो अपने द्वारा हार्मोन छोड़ती हैं और ब्लड में छोड़ती हैं हार्मोन को, तो वो अंतःस्त्रावी है। बेसिक अंतर ये है। तो ये कैसी ग्रंथि है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है।
और बाह्यस्त्रावी में भी सबसे बड़ी पूछे तो यही है ना। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि बाह्यस्त्रावी में सबसे बड़ी कौन सी है, तब भी आप लीवर लगाएंगे। सबसे बड़ी पूछे तब भी आप लीवर लगाएंगे, लेकिन अंतःस्त्रावी में सबसे बड़ी पूछे तब आप लीवर नहीं लगा सकते, क्योंकि अंतःस्त्रावी नहीं है। 5 में आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में, देखो हमारे शरीर में, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको रीजनरेशन के बारे में समझाया है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, है ना। और इसमें मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया तो मैंने आपको प्लेनेरिया के बारे में भी बताया, हाइड्रा के बारे में भी बताया, और आपका छिपकली के बारे में भी बताया, है ना, कि किस में कितनी रीजनरेशन क्षमता होती है। क्योंकि ये जेल पहरी में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, और निरंतर एसआई कांस्टेबल किसी न किसी में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है रीजनरेशन से। रीजनरेशन का मतलब होता है शरीर को तोड़ के फिर से बना देना। इसकी जो क्षमता है मैं बहुत बढ़िया तरीके से पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। लेकिन मानव शरीर के अंदर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता किसमें है, वो है यकृत में। इसलिए बहुत कम लोगों का लीवर खराब हो पाता है। लीवर खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि लीवर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और लीवर अपने आप को फिर से बना लेता है, लीवर की सेल्स खत्म हुई और ये फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है यकृत ऑप्शन में ना हो, तब आप क्या लगाएंगे, जीव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लीवर में, फिर जीव में। ये रीजनरेशन की क्षमता होती है, मतलब पुनः निर्माण की क्षमता लीवर में सबसे ज्यादा और उसके बाद जीव में। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे और लीवर ऑप्शन में ना रहे तब आप टंग लगा दीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि लीवर कितनी चीजों का निर्माण करता है। तो इनमें से 1 बाय 1 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं यहां पर सब कुछ एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लीवर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वैसे ब्लड में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये देखो सभी चीजें बनाता है, ये सभी चीजें बनाता है। फाइब्रिनोजन, आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ये ब्लड में आपको बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा। प्लाज्मा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पासिल्स या रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मतलब रक्त का निर्माण करने में भी सहायक है। वैसे बेसिकली रक्त का निर्माण बोन मेरो में होता है, लेकिन इसमें भी होता है। आरबीसी, प्लाज्मा, हेपेरिन, 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 हेपेरिन अभी मत लिखो, हेपेरिन लास्ट में लिखना, क्योंकि हेपेरिन में थोड़ा सा डिटेल से लिखना पड़ेगा। क्या लिख लिया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा। अब संग्रहण देख लो, विटामिन ए। विटामिन ए बनाता तो नहीं है, विटामिन ए इसको स्टोर कर लेता है। यहां लिख लो विटामिन ए संग्राहक, संग्राहक, विटामिन ए संग्राहक। कॉपर का भी संग्रहण करता है, आयरन का भी संग्रहण करता है, विटामिन ए का भी संग्रहण करता है, विटामिन डी का भी संग्रहण करता है कम मात्रा में। ठीक है, कॉपर हो गया, फाइब्रिनोजन, बस ठीक है। देखो इनको बनाता है और इनका संग्रहण करता है, क्योंकि विटामिन ए तो ये खुद बना नहीं सकता, कॉपर, आयरन, डी ये सब बना नहीं सकता। कॉपर, आयरन ये सब हम बाहर से लेंगे, खाना आना से लेंगे, और ये सुरक्षित रख लेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो ये फिर दे देगा। ठीक है, और अंतिम में लिख लेंगे आप हेपेरिन। हेपेरिन ये खुद बनाता है। हेपेरिन ये क्या बनाता है, खुद बनाता है, और बनाकर ये कहाँ भेज देता है, ब्लड को भेज देता है। कई बार पूछा जाता है टेक्निकल रूप से कि रक्त में हेपेरिन कौन भेजता है, तो लीवर भेजता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। किसे बनाता है, हेपेरिन को बनाता है। कहाँ भेजता है, रक्त में भेजता है। क्यों भेजता है, ताकि रक्त जमे ना, ताकि रक्त जमे ना, मतलब रक्त कैसा रहे, द्रवित अवस्था में रहे, पानी बना रहे। अगर रक्त आपका जम जाएगा तो आप जीवित रहेंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो रक्त आपका अगर बहता रहता है तो इसका कारण क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन जमने नहीं देता रक्त को। ठीक है, एक बात याद रखना, अंदर रक्त जमना जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर जब चोट लग जाए तो रक्त जमना जरूरी है। तो रक्त का थक्का बनना क्या है, ये हम ब्लड क्लॉटिंग में समझेंगे। अभी यहां पर आप टेंशन मत लो। हाँ, एक चीज और, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ग्लाइकोजन। जो आप ग्लूकोज खाते हैं उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहण कर लेता है, लीवर। तो ग्लाइकोजन किसके पास रखा रहता है, लीवर के पास रखा रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इतनी चीजों को लीवर अपने पास रखता है। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, लीवर में कुछ विशेष प्रकार की सेल होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की सेल होती हैं। उनका नाम क्या है, हेपेटिक सेल। क्या नाम है, हेपेटिक सेल। तो हेपेटिक सेल भी पाई जाती है किसमें, यकृत में। हेपेटिक सेल ऑप्शन में ना हो तब आप क्या लगा देंगे, कुफर सेल।
क्या लगा देंगे, देखो अलग अलग है। हेपेटिक सेल से पूरा लीवर बना होता है ना। इसी कारण कई बार पूछा जाता है कि हेपेटिक रीजन कहाँ है, तो लीवर में है। हेपेटिक सेल लीवर में है। लीवर में अंदर कौन विशेष प्रकार की सेल कौन सी है, देखो लीवर की ओवरऑल सेल हेपेटिक सेल हैं, लेकिन लीवर में विशेष सेल कौन सी हैं, कुफर सेल हैं। कौन सी सेल हैं, कुफर सेल हैं। इसके अलावा कभी भी ये दोनों ऑप्शन में ना हो तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे फेगोसाइट सेल। क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि लीवर में कौन सी सेल है, कुफर हेपेटिक ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या लगाएंगे, फेगोसाइट। करती क्या है, ये करती है भक्षण का काम। भक्षण मतलब कोई भी खराब चीज बाहर से आ गई तो उनको नाश करने का काम फेगोसाइट करती हैं। ठीक है, और क्या आया, और क्या आ सकता है। ठीक है, एक चीज, एक क्वेश्चन और बचा कि लीवर के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। लीवर के ऊपर जो झिल्ली है जिससे लीवर कवर रहता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पेरिटोनियम। कहीं कहीं पेरिटोनियस भी लिखा रहता है, तो पेरिटोनियम या पेरिटोनियस झिल्ली लीवर को कवर किए होती है, कवर किए होती है। और विटामिन विटामिन B3 का अधिक उपयोग करने से लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके लिखते जाना है। मैं यहां लिख रहा हूं एक एक सब साथ, लेकिन आपको एक एक पॉइंट सिस्टमेटिक लिखना है। लीवर की झिल्ली प्रोटीनियम कहलाती है। विटामिन B3 का अधिक उपयोग करने से लीवर डैमेज हो जाता है ना। वैसे सही तरीके से जो डैमेज है वो आपका वाइन से होता है ना। वाइन, अगर आप शराब पीते हैं तो अधिक शराब पीने से आपका लीवर सही तरीके से डैमेज होता है, क्योंकि ये तो सब कहने वाली बात है। विटामिन B3 से उतना डैमेज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आ जाए और शराब ऑप्शन में ना हो तब आप विटामिन 3 लगा देंगे। विटामिन B3 क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से विटामिन के चैप्टर में बता चुका हूं। अब सारी चीजें एक एक करके लिंक होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो लीवर डैमेज शराब पीने से होता है। लगातार अगर आप शराब पीते हैं तो लीवर में जो सेल्स हैं, हेपेटिक सेल्स हैं, है ना, वो खत्म होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि लीवर अपने आप को बैक नहीं कर पाता। जब लीवर अपने आप को बैक नहीं कर पाता तो लीवर नष्ट हो जाता है। फिर लीवर ट्रांसप्लांट करने की स्थिति बन जाती है, और ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप शराब पीते जा रहे हैं और लेकिन आपने शराब छोड़ दी तो लीवर की सेल जो हैं वो सेल अपने आप को फिर से बैक करने लगती हैं और पूरी सेल फिर से बन जाती हैं। 50% अगर आपका लीवर बचा है तो ये फिर से 100% अपने आप को कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता होती है। लेकिन आप लगातार शराब पीते जा रहे हैं, तब आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस में लीवर उस स्थिति में पहुंच जाता है कि लीवर अपने आप को बैक नहीं कर पाता और आपका लीवर नष्ट हो जाता है, और फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र उपाय बचता है, जो कि काफी मुश्किल होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपके आसपास जितने व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी है, तो उनको समझा दीजिएगा शराब बहुत अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप उसे समझते हैं। ठीक है, इतना है कि महीने में अगर एक बार या 15 दिन में अगर आप एक बार इसका यूज करते हैं, महीने या 15 दिन में एक बार इसका यूज करते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में फायदेमंद है। लेकिन फायदेमंद तभी है जब इसका आप सही से उपयोग करें, दिमाग से उपयोग करें, है ना। क्योंकि लोग क्या है इसे अमृत समझते हैं, लेकिन इसके अमृत का ऐसा कोई उपयोग नहीं है। देखो फायदा क्या है, केवल डाइजेशन करना। तो आप मुझे एक बात बता दो, जितने भी पीने वाले लोग होंगे वो थोड़ा सा मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सत्य प्रमाण देता हूं। शराब से फायदा क्या होता है, पहला फायदा है आपका कि डाइजेशन सही हो। तो डाइजेशन क्या बिना पीने वालों का नहीं होता, बताइए, उनका भी होता है। तो डाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा इजीली हो जाता है, लेकिन जो नहीं पीते उनका भी डाइजेशन होता है। दूसरा फायदा केवल क्या है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, शांति महसूस होने लगती है। तो भाई साहब, ये शांति महसूस क्यों होती है, क्योंकि आपकी अशांति का कारण क्या है, आपका तंत्रिका तंत्र। आपका क्या है, तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। मतलब आपकी शरीर की अगर जितनी भी संवेदनाएं हैं वो ग्रहण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका किसको देता है, दिमाग को या ब्रेन को देता है ना। तो आपका शरीर दुख तो झेल रहा है, लेकिन आपके दुख की जो अनुभूति है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही। उसको बीच से किसने ब्रेक कर दिया है,
शराब ने ब्रेक कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि तंत्रिका को ये पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर देता है। और जब आप बार बार पीते जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र आपका डैमेज होता जाता है। फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता है ना, शारीरिक क्षमता, आपकी आंतरिक कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही तंत्रिका सेल से बना होता है। और आपको पता है कि तंत्रिका सेल या तंत्रिका कोशिका ही हमारी ऐसी कोशिका है जिसमें दोबारा बनने की क्षमता नहीं होती। अगर आप बच्चे हैं और अगर आप 100 तंत्रिका कोशिकाएं लेकर पैदा हुए हैं, अगर आप 100 तंत्रिका कोशिका लेकर पैदा हुए हैं तो आपकी जीवन में 100 ही कोशिकाएं रहेंगी, 101 नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? अगर आप कई बार गिर गए, आपके हाथ पैर कट गए और ये अगर 80 बची तो ये 80 होंगी, 81 नहीं हो सकती। मतलब जितनी जीवन में आपको तंत्रिका मिलती हैं ये उतनी ही रहती हैं, ये कभी बढ़ती नहीं है। ये सेल फिक्स हैं। क्यों फिक्स हैं? क्योंकि इनमें विभाजन नहीं होता। इन सेल में कभी विभाजन नहीं होता। और विभाजन क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सेंट्रोसोम नाम का भाग होता है जो इनमें अनुपस्थित होता है। और जब सेंट्रोसोम नहीं होगा, है ना, तो केंद्रक नहीं बट पाएगा, और केंद्रक नहीं बटेगा तो सेल 2 भागों में नहीं बटेगी, और जब ये 2 भागों में नहीं बटेगी तो ये डिवीजन नहीं कर पाएगी, और इस तरीके से आपका पूरा जो बॉडी है वो कोलेप्स कर जाएगा, पूरा बॉडी आपका नष्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ब्रेन भी नष्ट होने लगता है, तंत्रिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं और आपका पूरा बॉडी नष्ट हो जाता है। तो बस आप शराब पीते रहिए और फिर आप मज़ा देखिए ना। तो बात को आप समझने की कोशिश करें। फ़ायदा सब में है लेकिन इतना भी नहीं है जितना लोग मानते हैं। तो अंतिम इसका जो एक और वर्क है वो है जो यूरिया होता है। यूरिया को हम थोड़ा सा बेसिक से लेते हैं। यूरिया किससे बनता है? अमीनो एसिड से। फॉर्मूला लिखता हूं। आपने प्रोटीन वाली चीजें खाई, अमीनो एसिड बना प्रोटीन से, फिर अमीनो एसिड से एसिड अलग हो गया तो ये अमोनिया बच गया। इस अमोनिया को NH2CONH2, ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड है जो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड बना, फिर ये अमोनिया में टूट गया, अमोनिया से ये यूरिया में टूट गया। ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया में टूट गया। कैसे टूटा? एक साइकिल चलती है, उसका नाम है आर्निथीन साइकिल, आर्निथीन आर्जिनिन साइकिल या चक्र। ये चक्र चलता है और ये कंप्लीट यूरिया बना के दे देता है। किसे देता है? ये यूरिया पहुंचा देता है ब्लड में। यूरिया कहाँ पहुंचा देता है? यकृत बनाकर ब्लड में, और ब्लड से कहाँ पहुंचता है? किडनी में। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन खाया आपने, प्रोटीन आपकी आंतों में पचा, आंतों में पचने के बाद ये प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया जिसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को लीवर ने ले लिया, लीवर ने इस अमीनो एसिड को तोड़ दिया, किसमें? अमोनिया में। फिर एक चक्र चला जिसका नाम है आर्निथीन आर्जिनिन साइकिल, और इस अमोनिया को इसने और तोड़ दिया, किसमें? यूरिया में। यूरिया में तोड़ दिया तो यूरिया सरल हो गया और इसको ब्लड में मिला दिया तो ब्लड में ये अशुद्धि किडनी के पास पहुंच गई और किडनी ने इसे फिल्टर कर दिया तो जितना रक्त है वो बॉडी में चला गया, और किडनी से बाहर जितनी भी यूरेन है जो H2O के माध्यम से मिली होती है, जिसमें 95% पानी होता है और 2% यूरिया होता है, और अन्य परसेंट आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यूरिया बाहर किडनी करती है, लेकिन बनाता कौन है? आर्जिनिन साइकिल, जो कहाँ चलती है? आपकी यकृत में चलती है। यकृत में एक साइकिल होती है, वैसे तो बेसिकली कोशिकाओं में चलती है, क्रेब हेंसलेट साइकिल, जिसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है और TCA भी कहा जाता है। TCA का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये यकृत है, यकृत के पास एक भाग होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है, और यहां ये आपका क्या है? यकृत है ना, इस तरफ भी बना होता है। तो ये 2 पालियां होती हैं ना, 1 पाली 2 पाली, 2 पालियों वाली ग्रंथि है। यकृत बाइल जूस को बनाता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्तरस, पित्तरस को बनाता है और यहां भर देता है,
यहाँ जब भरता है तो इस भरने वाले चीज को क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और ये बाइल जूस यहाँ रिलीज हो जाता है, किसमें, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आपको बता चुका हूँ। आमाशय और छोटी आंत से, आमाशय और छोटी आंत का जो बीच वाला ये भाग है ये ड्यूडेनम कहलाता है। हिंदी में इसको ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, इसके बाद इलियम, इसके बाद जेजिनम और लास्ट में इलियम। और बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है, सीकम, कॉलम, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से इस पित्तरस को यहाँ छोड़ दिया जाता है और ये पित्तरस इसमें भरे भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब हम बात करते हैं कि ये पित्तरस होता क्या है। ये पित्तरस होता क्या है। पित्तरस का सबसे पहले पीएच पूछा जाता है, तो इसका पीएच होता है 7.1 से, है ना, 7 से ही मान लो या 7.1 से मान लो 8.6 तक। 7.1 से 7.9 है ना, 7.9 से, या कहीं कहीं 7.4 भी लिखा रहता है, तो फिक्स नहीं रहता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। तो 7.9 से 8.6 के बीच इसका पीएच होता है। 600 ml पर डे, 600 ml पर डे पित्ताशय रिलीज होता है। कितना, 600, मतलब आधा लीटर के लगभग, है ना, आधा लीटर के लगभग, मतलब 600 ml एक दिन में इसको रिलीज करता है। ये किसको, पित्ताशय पित्तरस को। और इस पित्तरस को जब ये रिलीज करता है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें एंजाइम नहीं होते। एक बात याद रखना, इसमें एंजाइम नहीं होते। आप कहें एंजाइम नहीं होता तो क्या होता है, इसमें पित्तरस होता है। और पित्तरस में क्या होता है, तो पित्तरस में बहुत सारे लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो मुख्य तौर पर 2 सॉल्ट पाए जाते हैं। एक का नाम है सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, एक आपका सोडियम टेरोकोलेट होता है और एक आपका सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ये 2 इसमें लवण पाए जाते हैं। एक और होता है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, लेकिन आपको ये 2 याद रखना है, इतने में काम हो जाएगा। सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये 2 प्रकार के इसमें लवण पाए जाते हैं। और यही क्या बनाता है, पित्ताशय बनाता है। यही क्या बनाता है, पित्ताशय बनाता है। ठीक है, एक चीज और मुझे याद आई लीवर की, कि जो लीवर है इसमें 2 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। लीवर में 2 प्रकार के वर्णक होते हैं। एक वर्णक का नाम है आपका बिलिरुबिन, एक का नाम क्या है, बिलिरुबिन, और एक वर्णक का नाम है बिलिवर्डिन। तो बिलिवर्डिन जो है ये हरा रंग का पित्तरस है और ये आपका पीले रंग का पित्तरस है। ठीक है, ये 2 प्रकार के वर्णक आपके लीवर में होते हैं। तो कभी कभी आपका लीवर जब डैमेज होता है, बुखार उखार में आपने देखा होगा, आप जब उल्टी करते हैं तो उल्टी या तो पीले रंग की होती है या तो उल्टी हरे रंग की होती है। तो जब आपका लीवर डैमेज होता है तो ज्यादा बिलिरुबिन छोड़ने लगता है, तो पीली उल्टियां होने लगती हैं, या हरे उल्टियों के थक्के गिरते हैं। तो हरे बिलिवर्डिन के कारण और पीले बिलिरुबिन के कारण। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, ये सामान्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य में भोजन आपका डाइजेस्ट होता रहता है। हरा कभी बेसिकली ज्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन पीला ज्यादा बढ़ जाए तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पीलिया, इंग्लिश में इसको जॉइंडिस कहा जाता है, है ना। तो पीलिया रोग हो जाता है। और ये पीलिया मतलब कैसे होता है, बिलिरुबिन के ज्यादा फैलाव से। अब बिलिरुबिन किसके डिस्टरबेंस से ज्यादा होता है, लीवर के, है ना, पित्ताशय नहीं, लीवर के डिस्टरबेंस से। और लीवर कैसे डिस्टर्ब होगा, या तो अपने आप हो सकता है, या कुछ वायरस बैक्टीरिया के प्रभाव से, या खाना खराब के प्रभाव से ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और बिलिरुबिन जब ज्यादा निकलने लगेगा तो पीलिया हो जाएगा, क्योंकि पीलिया पीले रंग से होता है, और पीला रंग कौन देता है, बिलिरुबिन देता है ना। फिर इसका उपचार क्या है, फिर उसका उपचार या तो पीलिया का पहले से टीका लगा हो, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि पीलिया का टीका किसने बनाया, तो अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा पीलिया का टीका बनाया गया था, है ना। और ज्यादा डिटेल से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है।
तो इतना आपको लीवर में सफिशिएंट है। इतने में लीवर क्या, लीवर के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। आज का लास्ट है आपका अग्नाशय। आज का लास्ट है आपका अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियास कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियास कहा जाता है। अग्नाशय कहते हैं संस्कृति के आधार पर कि ये अग्नि देता है, अग्नि ज्वलित करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अग्नाशय के जितने भी क्वेश्चन है वन बाय वन करके आपको लिखते जाने हैं। सबसे पहला कि यह, पहले इसका क्या लिखो आप, यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, आपसे पूछे कि शरीर में गुलाबी रंग की ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। पत्ती के आकार की ग्रंथि कौन सी है, तब आप क्या लगाएंगे, अग्नाशय है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर की ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। फिर आपसे पूछे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित मतलब मिक्स ग्लैंड, तब आप क्या लगाएंगे, अग्नाशय है ना। एकमात्र है और आपके शरीर में एकमात्र ग्रंथि है मिश्रित, जिसका नाम है अग्नाशय। अब आप कहेंगे मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों गुण हों, अंतःस्रावी गुण और बाह्यस्रावी गुण। और मैंने आपको बताया है कि अंतःस्रावी क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, और बाह्यस्रावी क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। तो ये दोनों का काम करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित है। एक बात याद रखना, सबसे बड़ी पूछे तो लीवर, सबसे बड़ी मिश्रित पूछे तो अग्नाशय, और सबसे दूसरे नंबर की बड़ी पूछे तब भी अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी भी कौन सी है, यही है। देखो मिश्रित में तो सबसे बड़ी है, लेकिन ओवरऑल दूसरी बड़ी कौन सी है, ये पहली बड़ी लीवर है और दूसरी बड़ी अग्नाशय है। ठीक है। वजन कितना है, 50 से 85 ग्राम। 50 से 85 ग्राम इसका क्या है, वजन है। तो काफी, मतलब लीवर से काफी छोटी है, क्योंकि लीवर 1.5 से 2 किलो का होता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों गुण हैं, इसलिए इसके रस को क्या कहते हैं हम, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, या पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। इसके रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और किसे कहा जाता है, तो अग्नाशयी रस। अग्नाशयी जो रस है इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन वाली चीजों को भी डाइजेस्ट कर देता है और एंजाइम वाली चीजों को भी डाइजेस्ट कर देता है ना। दोनों प्रकार के काम करने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्ण पाचक ग्रंथि, हाँ पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस भी पाया जाता है इसमें, और पूर्ण पाचक ग्रंथि भी, दोनों लिख लो, क्योंकि पहली बार में आपको याद नहीं होगा। दोनों लिख लो। पूर्ण पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, और पूर्ण पाचक रस पाया जाता है, जिसका नाम अग्नाशयी रस है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1.5 लीटर पर डे, ये इसका क्या है, स्त्रावण है। किसका स्त्रावण है, अग्नाशयी रस का। अग्नाशयी रस कितना निकालती है एक दिन में, 1.5 लीटर पर डे इसका रिलीज करना है। पीएच कितना है, पीएच है इसका 7.5 से 8.3, 7.5 से 8.3, 7.5 से 8.3 इसका पीएच मान है। इतना इसका पीएच होता है। अग्नाशयी रस में होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या है, 95% वाटर होता है, H2 लिख सकते हैं। 95% वाटर होता है, और 5% जो है वो एंजाइम पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एंजाइम हैं, और कुछ लवण पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ लवण पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ लवण पाए जाते हैं। तो आपकी इस तरीके से पत्ती की आकार की ये इस तरीके से ग्रंथि होती है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम इसका इतना भाग काट लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। है ना। इसका हमने क्या कर लिया, गोल एक सेक्शन काट लिया, तो इस तरीके से दिखाई देती है।
इसमें ये जो देखो, ये क्या है आपका अग्नाशयी ग्रंथि का चित्र है। ये जो कोशिकाएं हैं, ये सबसे बाहरी जो कोशिकाएं हैं, ये एसिनस कोशिकाएं कहलाती हैं, एसिनस सेल कहलाती हैं। और ये जो बड़े बड़े द्वीप हैं अंदर, ये कहलाते हैं लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप या लैंगरहैंस इजलैंड, आइसलैंड। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय में कहाँ? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप। बाहर की ओर कौन सी कोशिकाएं हैं? एसिनस सेल। एसिनस सेल आपने पहली बार सुना होगा। लेकिन इसके और अंदर जो ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं क्या 3 प्रकार से होती हैं। एक होती हैं अल्फा कोशिकाएं, एक होती हैं बीटा कोशिकाएं, एक होती हैं आपकी गामा कोशिकाएं, और इन्हीं को हम डेल्टा कोशिका भी कह सकते हैं। और एक होती हैं एफ कोशिकाएं, है ना। एफ कोशिका इतना लेवल से नहीं पढ़ना है यार आपको, इतना लेवल से मैं बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ आपको। इतना लेवल से पढ़ेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको लिखते जाना है वीडियो पॉज कर करके। तो एसिनस बाहर, लैंगरहैंस अंदर अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं, जिन्हें डेल्टा कोशिकाएं भी कहते हैं। और एक कोशिकाएं होती हैं एफ कोशिकाएं, है ना। तो एफ कोशिकाएं आपके सिलेबस में नहीं है। डेल्टा कोशिकाएं भी आपसे नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस में है बीटा कोशिकाएं। लेकिन हम डेल्टा को भी थोड़ा सा देख लेंगे और अल्फा को भी थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, जिससे आपका क्या है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जा सके, ठीक है। तो अग्नाशय आपने लिख लिया। अब अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस है, इस अग्नाशय रस में जितने भी एंजाइम हार्मोन निकलते हैं वो इन्हीं अल्फा बीटा कोशिकाओं से निकलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका को हम एक साथ पढ़ेंगे। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका को हम एक साथ पढ़ेंगे। साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप कंपेयर कर पाएं, क्योंकि इनके दोनों की जो कार्य हैं वो जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। जो ये करता है वो ये नहीं करता, जो ये करता है वो ये नहीं करता। मतलब इसके और इसका जो कार्य है वो लगभग एक है, बस इसका और इसका विपरीत है। इसको याद कर लिया तो ये बन जाएगा, इसको याद कर लिया तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका जो है ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ऐसा लिखेंगे आप। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है ना, जिसमें एक अणु और 29 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा, आपको बस यही बता दिया जाता है कि इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है। लेकिन मैं आपको ये तक बताऊंगा कि बीटा अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन निकलता है। और ग्लूकेगॉन है क्या? ग्लूकेगॉन किससे बना होता है? तो एक अणु और 29 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बना होता है? ग्लूकेगॉन बना होता है। बस आप ग्लूकेगॉन याद रखें, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ग्लूकेगॉन किससे निकलता है आपका? ग्लूकेगॉन निकलता है आपका अल्फा कोशिका से। और बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। यहां तक बात क्लियर है। अब होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन पाचन करता है। ये क्या है? इंसुलिन हार्मोन है ना, याद रखना। बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इंसुलिन क्या है, तो आप एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, है ना, तो ऑप्शन में हार्मोन रहे तो टिक करना है। इंसुलिन हार्मोन है, ये भी हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन शुगर को पचाने का काम करता है, मतलब मीठी चीज को, है ना। मीठी लिखूंगा तो आपको जल्दी याद रहेगा। आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट अलग पचेगा, प्रोटीन का पाचन अलग जगह होगा, वसा का पाचन अलग जगह होगा। मैं सब बता चुका हूं आपको डाइजेशन में। लेकिन जो मीठी चीज है, जो शुगर है, उसका पाचन कौन करता है? अग्नाशय करता है। अग्नाशय में कौन करता है? बीटा सेल करती है। बीटा सेल में कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है। तो आपने जितना भी शुगर खाया, शुगर मतलब ग्लूकोज खाया, शुगर क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो शुगर खाया, इस ग्लूकोज को पाचन कौन करता है? यहां आ जाता है इंसुलिन, और इंसुलिन इसको तोड़ देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन का आप क्या कर लेते हैं? ऊर्जा में उपयोग कर लेते हैं।
और यही ग्लाइकोजन कौन रख लेता है? लीवर रख लेता है। बात समझ में आ गई? आपने मीठी चीज खाई, मीठी चीज से शुगर निकली, शुगर मतलब ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज पर कौन आया? बीटा कोशिका से इंसुलिन आया, इंसुलिन ने इसको तोड़ दिया, तोड़ कर किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन की ऊर्जा है वो लीवर में इकट्ठी हो गई और जब आपको जरूरत पड़ी आपने ग्लाइकोजन से ऊर्जा ले ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे बीटा सेल में कि आपके रक्त में, आपके ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाने का काम इंसुलिन करता है। ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। और ये क्या करेगा? ये क्या करता है? जैसे कभी भी ग्लूकोज आपका कम हो गया तो ये ग्लाइकोजन को उठाएगा। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को उठाता है और ग्लाइकोजन पर ये ग्लूकेगॉन आकर इसे ग्लूकोज में बदल देता है। मतलब ये है कि जैसे ही आपके शरीर में मीठी चीज ज्यादा हो गई तो इंसुलिन ने आकर मीठी चीज को कम कर दिया, लेकिन मीठे की कमी जब हो जाती है तो इसी ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज कौन बना देता है? ग्लूकेगॉन बना देता है। बात समझ में आ रही है? एक मीठे मतलब शुगर के स्तर को कम कर रहा है इंसुलिन, और ये शुगर के स्तर को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? शुगर के स्तर को बढ़ा रहा है। यहां देखो सामान्य खाना है, उससे इसने शुगर बना दी। तो ये शुगर की कमी करता है और ये शुगर की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के प्रतिरोधक हार्मोन है। इसका प्रतिरोधक ये है, इसका प्रतिरोधक ये है। बात क्लियर है? लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके कार्यों में जब डिस्टरबेंस होता है, इसके कार्य में और इसके कार्य में जब डिस्टरबेंस हो जाता है तो एक आपको बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। और उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है आपका मधुमेह, या इंग्लिश में डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज है ना। शुगर की बीमारी तो वो कह देते हैं, सही नाम उसका क्या है? मधुमेह या डायबिटीज। अगर आपसे पूछा जाता है कि डायबिटीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। ये नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। मधुमेह या डायबिटीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया। किस नाम से जाना जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया के नाम से मधुमेह को जाना जाता है, जो कम लोग जानते हैं। लेकिन मधुमेह, डायबिटीज और हाइपर ग्लाइसीमिया भी ऑप्शन में ना हो तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे धीमी मौत। क्या लगाएंगे? धीमी मौत। ये बहुत नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको। तो धीमी मौत ही मधुमेह को कहा जाता है। धीमी मौत, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज या मधुमेह, चार नाम हैं। ये चार नाम आप रट लेंगे क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ये चार नामों में से जो भी आए वो आप क्या लगाएंगे? इंसुलिन में लगाएंगे। मतलब इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। देखो सीधी सी बात है, इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकोज पचेगा नहीं। जब ग्लूकोज नहीं पचेगा तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और जब ग्लूकोज पचेगा नहीं तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? रक्त में बढ़ जाएगा। और रक्त में जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा तो मीठी चीज बढ़ जाएगी, रक्त में शुगर बढ़ जाएगी। और जब ग्लूकोज शुगर बढ़ जाएगी आपकी रक्त में तो उस रोग को हम क्या कहेंगे? मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया, धीमी मौत। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हाइपर हो गया। हाइपर क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, और यही ग्लूकोज जब कम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। बात क्लियर है? तो जब इंसुलिन कम हो जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और जब ग्लूकेगॉन कम हो जाता है अल्फा सेल वाला तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यहां शुगर बढ़ी इसलिए इसे इसे हाइपर कहा। हाइपर मतलब ज्यादा। कहते ना आप बड़े हाइपर हो रहे हो यार, बहुत तेज हो रहे हो, तो हाइपर मतलब तेज। तेज क्या होगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ज्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज कम होगा मतलब ग्लूकागॉन नहीं निकलेगा। जब ग्लूकागॉन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये दो रोग हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में इन दोनों का काम आ गया होगा। ठीक है, तो ये ही दो चीजें हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया और धीमी मौत। आप ये दोनों नाम अच्छे से याद रहेंगे क्योंकि ये दोनों नाम बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ठीक है, अब बस आज का लास्ट क्वेश्चन आता है। चलो बीटा सेल में लिखो इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की जो खोज है
वो बेटिंग तथा बेस्ट के द्वारा की गई थी। बेटिंग तथा बेस्ट के द्वारा की गई थी। इंसुलिन की जो खोज है वो बेटिंग तथा बेस्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट लिखो, इंसुलिन हार्मोन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन में जिंक पाया जाता है। जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन किसका संग्रहण करता है? जिंक का करता है या जस्ता का करता है? ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है ना। इंसुलिन की खोज पूछा जाता है, ग्लूकागॉन की खोज नहीं पूछा जाता। अब लास्ट, जब मैंने आपको डायबिटीज बताई, घर में आपके कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे डायबिटीज होगी, और आपने एक चीज डॉक्टर के मुंह से सुनी होगी कि डायबिटीज अलग अलग होती है। तो आज आपको मैं वही बताने वाला हूं वास्तविक तौर पर कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो सामान्य तौर पर डायबिटीज 5 प्रकार की होती है ना। डॉक्टर यही कहता है कि टाइप 1, टाइप 2, बाकी 3 पार्ट वो आपको नहीं बताता है। टाइप 1 कहता है कि ये थोड़ी सी सरल बीमारी है ना, जिसे हो जाए तो वो सब कुछ खाता रहता, चलता रहता। लेकिन टाइप 2 अगर डायबिटीज हो गई है ना, तो वो व्यक्ति फिर कुछ भी नहीं खा सकता। थोड़े से में उसे चक्कर आने लगते हैं, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत इंजेक्शन लगाता है, किसका? इंसुलिन का। ब्लड में क्यों लगाता है? क्योंकि ब्लड में ही तो आपकी शुगर है, और ब्लड में ही आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया। इंसुलिन गया, उस मीठी चीज को तोड़ दिया उसने, आप ठीक हो गए। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो डायबिटीज 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो डायबिटीज है उसका नाम है ग्लाइसोरिया। उसका नाम क्या है? ग्लाइसोरिया। दूसरी जो डायबिटीज है उसका नाम है पॉलीयूरिया। उसका नाम क्या है? पॉलीयूरिया। ग्लाइसोरिया, पॉलीयूरिया। तीसरी है पॉलिप्सिया। तीसरी कौन सी है? पॉलिप्सिया, सॉरी पॉलिप नहीं, पॉलिपडाइप्सिया। पॉलिप्सिया। और चौथी है पॉलीडाइप्सिया। एक कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। ग्लाइसोरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडाइप्सिया। हाँ, पॉलीडाइप्सिया है ये, ठीक है। पॉलीडाइप्सिया और पॉलीफेजिया। और अंतिम है आपका केटोयूरिया। कीटोनूरिया। ये 5 प्रकार की आपकी क्या है? डायबिटीज होती है। ग्लाइसोरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडाइप्सिया, पॉलीफेजिया और केटोनूरिया। इतना डिटेल से खैर कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये तो मैंने बस जानकारी के लिए बताया। इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, ये डॉक्टर लेवल का है, यहाँ से क्वेश्चन वो ये सब है ना। जैसे ग्लाइसोरिया मतलब ग्लूकोज जब आपका ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, यूरेन के साथ बाहर आए, है ना, ज़्यादा मात्रा में यूरिया आने लगे, ज़्यादा मात्रा में आपका यूरेन बनने लगे, तो पॉलीयूरिया हो गया। डायप्सिया है ना, प्यास भूख ज़्यादा लगने लगे, है ना। कीटोनूरिया, कीटोन बहुत खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, और आपके ये 5 प्रकार में इसको क्लासिफाइड किया गया है। बस आज के लास्ट 2 मिनट लूंगा मैं आपके, बस 2 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है। लास्ट 2 मिनट में हम बस एंजाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंजाइम। क्योंकि आपको मैंने हार्मोन तो बता दिए। हार्मोन देखो ये क्या है, इससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो हार्मोन मैंने बता दिए, ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन। 2 हार्मोन बता दिए, 2 सफिशिएंट है। एक चीज और लिख लेना, अल्फा सेल बता दिया, बीटा सेल बता दिया,
गामा या डेल्टा सेल जो है, गामा या डेल्टा सेल जो है, इसमें नीले रंग के नीले कण पाए जाते हैं, इसमें नीले कण होते हैं, एफ सेल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये 4 सेल होती हैं, ठीक है। अब एंजाइम लिखते हैं हम। एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम है आपका एमाइलेज। सबसे पहला एंजाइम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदलता है, सॉरी फैट नहीं, सुक्रोज को माल्टोज में बदलता है ना, लिखते जाना आप, सुक्रोज टू माल्टोज। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तीसरा क्या है? प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। चौथा क्या है आपका? एस्टेरेज। एस्टेरेज क्या करता है आपका? भोजन से कोलेस्ट्रॉल अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल अलग करता है। और 5 में क्या है आपका? ट्रिप्सिन। 5 का आपका क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? अच्छी प्रोटीन, अच्छी नहीं सरल, हाँ अच्छी भी लिख सकते हो, सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन को पचाता है, सरल प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के एंजाइम। 2 प्रकार के हार्मोन याद रखना है आपको अग्नाशय में। पहला हार्मोन है आपका इंसुलिन, दूसरा आपका ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधक हार्मोन है। एंजाइम की बात करें, 5 प्रकार के एंजाइम है। सबसे पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? आपने जितना भी खाना खाया उसमें अगर शुगर है, सुक्रोज है, तो सुक्रोज को माल्टोज में बदल देगा। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जितना भी आपने बसा खाया है, चिकनी चीजें खाई हैं तेल वाली, उसमें सब में बसा होता है, फैट होता है, फैट को छोटे छोटे कण फैटी एसिड में बदल देता है। प्रोटीएज क्या करता है? नाम से स्पष्ट है, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे कण अमीनो एसिड में बदल देगा। एस्टरेज, एस्टरेज क्या करेगा? भोजन से कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। और अंतिम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? सरल प्रोटीन का पाचन कर देगा, सरल प्रोटीन का पाचन कर देगा। वो आप कहेंगे सरल प्रोटीन आई कहां से? तो सरल प्रोटीन जो है, सरल प्रोटीन जो है, देखो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके खाने में खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद एक पेप्सिन होता है। तो सबसे पहले जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को अलग करता है। आपने प्रोटीन खाया, आपने अंडा खाया, दाल खाया, दाल में भी प्रोटीन है, अंडे में भी प्रोटीन है। तो अंडे और दाल में संयुक्त प्रोटीन होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी है, सिंपल प्रोटीन भी है, जटिल प्रोटीन भी है, सरल प्रोटीन भी है। दोनों प्रोटीन है, तो दोनों प्रोटीन को अलग कर दिया किसने? पेप्सिन ने। कहां? आमाशय में। आमाशय में सरल प्रोटीन अलग, जटिल प्रोटीन अलग। फिर प्रोटीन आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद प्रोटीन जब आपकी सरल प्रोटीन अग्नाशय के पास पहुंची, तो अग्नाशय ने क्या छोड़ा? ट्रिप्सिन छोड़ा, और ट्रिप्सिन में सरल प्रोटीन क्या हो गई? पच गई। लेकिन जटिल प्रोटीन अभी भी बची है, जटिल प्रोटीन अभी बची है। तो जटिल प्रोटीन कहां पचेगी? जटिल प्रोटीन आंत से एक आंतरी रस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिसका नाम क्या है? इरेप्सिन। जिसका नाम क्या है? इरेप्सिन। तो इरेप्सिन आंत से निकलता है, उसको आप आंत में जाके लिख लेंगे। पिछली क्लास में जो मैंने बड़ी आंत लिखाया है, वह बड़ी आंत में आप आंतरी जूस या इंटेस्टाइनल जूस में लिख लेंगे इरेप्सिन। और इरेप्सिन क्या करता है? जटिल प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक है। प्रोटीन को अलग कौन करता है पेट में? पेप्सिन। सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। सरल प्रोटीन को पाचन ट्रिप्सिन, कौन? अग्नाशय में। और जटिल प्रोटीन का पाचन कहां? छोटी आंत में, कौन? इरेप्सिन, ठीक है। इरेप्सिन जटिल प्रोटीन का पाचन कर देता है। इस तरीके से पूरा पाचन आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत बड़ी चीजें, बड़े लेवल की चीजें आज को समझ में आई होंगी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को आपको मिला होगा, ठीक है। तो पहला हमने बेसिक क्लास को रखा, जिसमें सारी बेसिक चीजों को डिस्कस किया, इसमें सारी एडवांस चीजों को डिस्कस किया। इस तरीके से आज हमारा ये पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सारी प्राइवेट रहेंगी, है ना, सारी प्राइवेट रख दी गई हैं। पूरा जो मानव है एक एक करके मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे जो नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट करिए, 9165486251। और इसमें हम साइंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम भी आ चुका है। 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम है, और आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी, इसमें साइंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये बात आप भी जानते हैं। और आपका जेल पहरी का भी एग्जाम है, तो जेल पहरी में भी साइंस बहुत तगड़े लेवल से पूछी जा रही है। तो इस तरीके से हम साइंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। साइंस को हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपका रेलवे में भी पूरा कायम आ गया, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा जो
वेटेज है वो साइंस का ही होता है, नाम मात्र का जीए जीएस लिखा रहता है, लेकिन वहां उसमें वो पूरा साइंस ही पूछता है और बड़े लेवल से पूछता है। तो एनटीपीसी के लिए साइंस, ग्रुप डी का साइंस और जेल पहरी का साइंस तीनों आपका यहां कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।